What's up, champions? Welcome back to Grand Acad's Class 12 English Speech Series. आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोर इंपॉर्टेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका टाइटल है गोइंग प्लेसेस। और ये लिखा किसने है? वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑथर, द पोएट, द पोएटिस, व्हाटएवर इट इज, राइटर बोल लो, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म. इट हैज बीन रिटन बाय A.R. Barton. गाइस, अगर आपको नहीं पता, माय नेम इज ऋत्विक. आई हैव कंप्लीटेड माय इंग्लिश ऑनर्स डिग्री फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री. रामजस कॉलेज से मैं पढ़ के ग्रेजुएट हो चुका हूं और वहां पे मैंने इंग्लिश ऑनर्स में एक्सेल किया है. पिछले हाफ अ डेकेड से ज्यादा से मैं इधर क्लास 12 की इंग्लिश पढ़ा रहा हूं ग्रैंड अकेड पे. अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहां पे ग्रैंड अकेड पे बहुत बहुत बढ़िया क्लास 12 कंटेंट आता रहता है, स्ट्रैटेजी से लेके लेक्चर्स तक. स्पीड सीरीज अगर आपको नहीं पता, स्पीड सीरीज द एब्सोल्यूट बेस्ट वे, द क्विकेस्ट वे एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कंप्लीटिंग योर क्लास 12 सिलेबस. एनीवे, जो हम चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, इट इज गोइंग टू एक्सप्लोर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट themes. The first theme is going to be mental health because इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है या फिर मेन कैरेक्टर कह लो, उसकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमें बहुत सारी इनसाइट्स मिलने वाली हैं which are actually going to steer the plot और हमें काफी चीजें पता चलेंगी through her mental health and this will also form a majority of what the chapter focuses on. Apart from that, we are also going to learn about economic conditions कि एक क्लास में पैदा होने की वजह से, एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पैदा होने की वजह से लोगों की जिंदगियां कैसे गवर्न हो जाती हैं, हाउ इट लिमिट्स देयर कैपेसिटी टू ड्रीम. आपने अभी तक लॉ स्प्रिंग तो पढ़ लिया होगा जिसमें ये एक थोड़े डायरेक्ट वे में बताया गया है मुकेश और साहेब आलम के थ्रू, कैसे जिस कंडीशन में वो पैदा होते हैं इट एक्चुअली स्टॉप्स देम और इन सम केसेस मोटिवेट्स देम टू ड्रीम बिगर, बट वेदर और नॉट दे आर एबल टू अचीव दैट ड्रीम इज अ बिग व्हाट इफ. तो ये चैप्टर आपको एंड तक देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं. हमारे ग्रैंड अकेड प्रोमैक्स कोर्स वाले लेक्चर्स में मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करा है डिटेल्स में. इधर भी मैंने कोशिश करी है कि आपको जितने डिटेल्स मैं स्पीड सीरीज में दे सकता हूं उतने दूं. तो एंड तक देखना, नोट्स लेते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. We start the chapter off by talking about Sophie's wild ambitions versus Jancy's pragmatism. तो guys, बहुत ही important चीज है for you to understand and note the difference between two characters. एक साइड पे होती हैं सोफी और एक साइड पे होती हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड जिनका नाम है जैंसी. जैंसी और सोफी एक ही स्कूल में जाते हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एक ही होता है, वो एक ही क्लास में पैदा हुए होते हैं. And they somehow have very differing, often contrasting thoughts. मतलब उनके जो thoughts हैं वो oppositional हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं, in many cases totally opposite हैं. तो ये note करना बहुत ज़्यादा important है because it shows us the two aspects of this chapter that are very important. Number one is pragmatism. Realistic होना, चीज़ों को analyze करके objectively चीज़ों को बताना कि यार अगर तुम्हारे पास इतने resources नहीं हैं, for you to attain something which requires a lot of resources is going to be very improbable. More importantly, it also borders on delusions. जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में फिजिकली आपके साथ कुछ हो रहा है, आपको फॉर एग्जांपल कहीं फिगर्स दिख रहे हैं, बट रियलिटी में किसी और को वो फिगर्स नहीं दिख रहे और आप अपने आप को डिल्यूड कर रहे हो, या फिर यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल कंडीशन वेयर hallucinations and delusions are a part of the symptoms or one of the major symptoms. Anyway, the story opens with Sophie and her friend Jancy walking home from school discussing their future plans. So जब वो स्कूल से घर आ रहे होते थे, उनके काफी वार्तालाप होते थे. One of the वार्तालाप्स discussions that they're having is about their future plans. जैसे आप लोग भी अपने फ्यूचर के बारे में काफी सोचते होगे, दोस्तों से बात करते होगे. Sophie shares her ambitions, dreams which are met with doubt and caution by Jancy. तो यहीं पे हमें दिख जाता है the difference between the world views. वर्ल्ड व्यूज का मतलब होता है लोग दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया में क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, बिटवीन जैंसी एंड सोफी हु आर बेस्ट फ्रेंड्स. बट डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, बहुत अलग अलग लोग हैं ये, दे आर स्टिल एबल टू मेंटेन अ गुड फ्रेंडशिप एंड जैंसी कीप्स सोफी इन चेक. Sophie tells Jancy that she is going to open a boutique when she leaves school. Boutique क्या होता है? ब्यूटीक नहीं, एक बुटीक होता है, एक स्पेशलाइज सी शॉप. हो सकता है कि ये फैशन से रिलेटेड हो, बट बेसिकली इट्स समथिंग दैट सर्व्स अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस फॉर वेरी स्पेसिफिक अमाउंट्स और वेरी स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ पीपल. व्हेन शी लीव स्कूल, वो कहती है यार जैसे ही हमारा स्कूल खत्म होगा ना, कॉलेज क्या करना है, मेरे को नहीं जाना आईआईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, मैं सीधा एक बुटीक खोल लूंगी. ये गिर जाता. जैंसी बीइंग अ रियलिस्ट पॉइंट्स आउट दैट समथिंग लाइक दैट टेक्स मनी. सोफ, तो जब वो सुनती है जैंसी
कि सोफी अपने वापस उस डिल्यूजनल कैरेक्टरिस्टिक में आ गई है, वापस सोचे जा रही है, कुछ भी बोल रही है कि वो सडनली समहाउ एक बुटीक खोल लेगी। हर बीइंग अ रैशनलिस्ट शी सेज भाई रुक जा, तू क्या बोल रही है यार, ये जो चीजें तू सोच रही है ना कि मैं ऐसी बुटीक खोल लूंगी, मुझे कोई कॉलेज वॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, इन चीजों के लिए पैसे लगते हैं सोफी जी। व्हेन सोफी सजेस्ट शी विल बिकम अ मैनेजर फर्स्ट टू सेव मनी, जैंसी रिमाइंड्स हर कि उसको कोई भी हायर नहीं करने वाला एज अ मैनेजर स्ट्रेट अवे, बिकॉज आपको पता है कॉर्पोरेट लैडर होती है। अगर आप रिटेल में घुसना चाहते हो तो पहले आपको कैशियर बनना पड़ेगा, फिर आप प्रोडक्ट सेल्समैन बनोगे, फिर आप प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बनोगे, फिर जाके आप मैनेजमेंट की कैटेगरी में आओगे। यूजुअली हायरिंग ऐसे ही होती है। तो यहां पे ही हमें दिखने शुरू हो जाता है द डिफरेंस इन द वर्ल्ड व्यूज बिटवीन सोफी एंड जैंसी। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि इस जैंसी का जो वर्ल्ड व्यू है इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, जो उसने अपने अराउंड देखा है। नाउ जैंसी एंड सोफी कम फ्रॉम द सेम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो काफी लोग कहते हैं सर एटलीस्ट सोफी हैज द गट्स टू ड्रीम ऑफ समथिंग बिगर। यस यू आर राइट एंड एवरीबडी शुड। परहैप्स जैंसी इज वेरी कंजर्वेटिव एंड शी इज रियलिस्टिक टू अ फॉल्ट, कि उसको लगता है कि वो अपनी सिचुएशन से ऊपर कभी उठ ही नहीं सकती है। बट दे टेक इट टू द एक्सट्रीम, बोथ ऑफ देम। जैंसी इज टू मच ऑफ अ रियलिस्ट, शी रेयरली एक्सप्रेसेस एम्बिशन, and Sophie is so much of a dreamer that she dreams of impossible things. So this is something that you can write in your answer. तो जब वो बोलती है कि यार ठीक है इस चीज के लिए पैसा लगता है, तू क्या सोच रही है कि तू बुटीक खोल लेगी, सोफी अपने वैसे ही मतलब उसको तो लगता है दुनिया तो उसके तलवों पे चलेगी, जो वो करेगी दुनिया करती रहेगी, जो वो चाहेगी दुनिया करता रहेगा। When Sophie suggests she'll become a manager first to save money, तो सोफी जी बोल देती हैं ठीक है यार नहीं होंगे मेरे पास बुटीक खोलने के पैसे, मैं ना एक काम करूंगी, मैं जॉब कर लूंगी, मैं चली जाऊंगी और बन जाऊंगी एक मैनेजर, उससे मेरे पैसे सेव हो जाएंगे। दैट इज लाइक समवन दैट हैजंट कंप्लीटेड कॉलेज और वो कहता है कि मेरा ड्रीम है कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन जाऊं। तो कोई उसको बोलता है यार एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बन जाएगा तू, तू कभी पॉलिटिक्स में आया नहीं, कोई तुझे जानता नहीं है और तूने तो डिग्री भी नहीं करी है। तो वो बोलेगा कोई नहीं यार एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बन सकता, पहले मैं एमएलए बनूंगा, उसके बाद मैं एमपी बनूंगा। डू यू सी हाउ absurd दिस साउंड्स कि these people are thinking that the world will just hand them things, लेकिन बाद में हमें पता चलेगा that this is not a character flaw, this can perhaps be signs of a condition. All right, Jancy reminds her that no one would hire her as a manager straight away. So Jancy being the realist she is कह देती है कि एक corporate ladder होती है, तेरे पास कोई skills नहीं है, ना तू कॉलेज जाने वाली है और तू वैसे ही ऐसी व्यक्ति है जिसको कोई भी एकदम मैनेजर नहीं बना देगा, because you simply do not have the experience and people want money to be earned inside a store. If they make you a manager उनके लॉस ही होते रहेंगे। Sophie then presents other fantasies including becoming an actress or a fashion designer, stating that they are something a bit more sophisticated. Sophisticated का क्या मतलब होता है? Things that look good to society, things that seem upper class, high society levels to society. You know, we usually जैसे हम बॉलीवुड में देखते हैं, you associate Bollywood celebrities with another class of their own. They dress a certain way, they speak a certain dialect of English, उनका inner circle होता है. So these are like exclusive clubs which many people aspire to become part of and they level that with sophistication. ठीक है, तो सोफी एक बार बोल देती है ठीक है यार नहीं बन पाऊंगी मैनेजर, नहीं खोल पाऊंगी बुटीक, मैं बन जाऊंगी एक्ट्रेस. Like it is so easy. You have Bollywood connections, Hollywood connections. It's very easy for Sophie to become an actress. अगर मैं एक्ट्रेस नहीं बनी, if I can't become शाहरुख खान, who cares? I'll become Sabyasachi, I'll become a fashion designer, stating that they are something a bit more sophisticated. तो यहीं पे हमें दिख जाता है कि सोफी के जो सपने हैं they are extremely broad. She thinks of the most unrealistic things possible and it's not that she is fixated कि वो एक ही unrealistic dream पे focus कर रही है. She is entertaining all ideas possible. बुटीक खोल लूंगी, बुटीक नहीं खोला, अरे मैनेजर तो कोई बना ही देगा, अच्छा मैनेजर नहीं बनी एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक्ट्रेस नहीं बनी फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी. व्हाट इज नेक्स्ट? द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. व्हेन इट कम्स टू सोफी वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. ठीक है, Jancy, who knows they are both destined for the biscuit factory, becomes melancholy and wishes Sophie would be more sensible. तो यहाँ पे Jancy जब ये सारी चीजें सुन रही होती है, being the realist she is and knowing that she deeply cares about Sophie and wants her to do well in life, वो अंदर ही अंदर जानती है कि because of the socio-economic condition that Jancy and Sophie are born into, which is going to be lower middle class as we're going to learn, or perhaps even lower than that, they are both destined for the biscuit factory. Biscuit factory का क्या मतलब होता है my dear champions? Literally देखो तो यहाँ पे biscuit factory का मतलब है unskilled labor. बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको कोई स्किल्स नहीं चाहिए, आपको बस 12-12 घंटे
फिजिकल लेबर देनी है, देयर इज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और इंटेलिजेंस लेवल यू नीड और एप्टीट्यूड यू नीड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। तो उसे पता है कि इन लोगों के लेवल ऑफ एजुकेशन के लोग और इंटेलिजेंस के लोग, दिस इज नॉट अबाउट देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन राइट नाउ बट इट इज गोइंग टू फैक्टर इन लेटर, वो बिस्किट फैक्ट्री में ही काम कर सकते हैं। एंड यहां पे बिस्किट फैक्ट्री का मतलब एक और चीज हो सकता है, अगर हम थोड़ा डीपली समझें और राइटर की एक्सप्रेशन के बारे में बात करें, बिस्किट फैक्ट्री कैन एक्चुअली सिग्निफाई ग्रंट वर्क। ग्रंट वर्क का क्या मतलब होता है? ऐसा काम जिसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगता, इट्स रिपेटिटिव, इट इज मैकेनाइज्ड, ऐसी चीजें जो फ्यूचर में रोबोट्स करेंगे। वो कहती है हमारी कोई भी एजुकेशन नहीं है, ना हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, दे डोंट कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली और इवन अ वेल टू डू फैमिली, सो दे डोंट हैव द नेसेसरी मीन्स टू गो टू कॉलेज। हाउ डू यू गेट अ स्पेशलाइज्ड जॉब इन मोस्ट केसेस? यू गो टू एन IIT, यू गो टू अ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू गो टू अ गुड इंस्टीट्यूशन, वो डिग्री आपको चीजें सिखाती है या फिर एक ठप्पा लगा देती है आप पे कि आप काम कर लोगे, और फिर उसके बेसिस पे आपको नौकरी मिल जाती है अच्छी कंपनी में, which means you are qualified. You can't become a doctor without having an MBBS and then an MD, right? So यहाँ पे qualification is very important. But since these people cannot go to college, that can be because they don't have the aptitude to study further, या फिर उनकी फैमिली के पास पैसे ही नहीं है, because आपको पता है many countries में college is simply inaccessible, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं कॉलेज अटेंड करने के लिए। उनकी डेस्टिनी सिर्फ ऐसे काम करने के लिए बनी है, तो वो दुखी हो जाती है कि यार मेरी दोस्त जो है वो इतने बड़े बड़े सपने अपने अंदर रखती है, बट आई नो दैट शी विल नेवर बी एबल टू रियलाइज देम। शी विशेस सोफी वुड बी मोर सेंसिबल। देखिएगा जिंदगी में ना दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है डिजायर, ठीक है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, लेकिन एज इंपॉर्टेंट एज डिजायर, परहैप्स इवन मोर इंपॉर्टेंट इज एप्टीट्यूड। आप कुछ भी कह लो, लाइक अगर मैं अपने आप को कहूं ना, मेरा डिजायर होता IIT जाके बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, तो I would be deluding myself because I simply did not have the aptitude for mathematics and I admit it. I have no shame in admitting it कि मेरे पास कोई mathematical aptitude नहीं था उस टाइम पे। तो मेरे desire और aptitude में mismatch होता। कई लोगों का उल्टा भी होता है, some people are very good at something. Let's say somebody is very good at writing poems, but their desire is to become an athlete. There is another mismatch there. तो यहां पे सोफी का मिसमैच क्या है, आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है? हो सकता है कि वो हो ही ना, देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फैक्टर, बट व्हाटएवर योर थॉट्स आर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। She knows and reminds her that her father would never allow her to work in a shop and that shop work doesn't pay well. तो वो जो सोच रही थी कि वो रिटेल में काम कर लेगी, शॉप्स खोल लेगी, डिजाइनर बन जाएगी, वो कहती है तेरे पापा कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, चाहे तू खुद का खोल ले या कहीं और काम कर ले, ये चीजें वैसे भी अच्छा पैसा नहीं कमा के देंगी, एटलीस्ट फैक्ट्री में काम करके आपके पैसे बन जाते हैं। दिस इनिशियल कॉन्वर्सेशन एस्टैब्लिशेस द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब द मेन डिफरेंस इज द मेन ऑपोजिशन दे हैव बिटवीन Sophie's aspirational fantasies which border on what? Which border on delusion, as we will learn later, and Jancy's grounded, मतलब reality में based, earth पे based, worldly, realistic perspective. Very important part of the chapter and I hope you've imbibed it. The grim reality of home life. तो जब हम starting से ही Jancy के financial condition के बारे में बात कर रहे हैं, कभी भी explicitly mention नहीं होता कि she comes from a family which is struggling. Now a lot of you will understand through what I'm going to show you here and through what A.R. Barton has written कि सोफी की जिंदगी में होम लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हैं बिकॉज ऑफ मनी एंड वी विल एनालाइज दैट नाउ। सोफी रिटर्न्स होम टू अ स्मॉल cluttered and tense household that serves as a stark contrast to her glamorous dreams. उसके सपने इतने बड़े बड़े हैं, मैंशन लेवल के हैं, बॉलीवुड लेवल के हैं, लेकिन जब वो घर आती है, A.R. Barton हमें दिखाते हैं कि उसका घर फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा है, उसका घर मेसी है, क्लटर्ड है, चीजें उधर उधर हैं, कैबिनेट में नहीं है, फैली हुई हैं, और जो उनका एटमॉस्फेयर है घर का वो टेंस है, दैट सर्व्स एज अ स्टार्क कंट्रास्ट टू हर ग्लैमरस ड्रीम्स। घर छोटा, इसका मतलब है दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी। क्लटर्ड मतलब दे आर नॉट एट होम, दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, या फिर उनका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, बिकॉज क्लीनलीनेस मेंटेन करना इज एक्चुअली अ साइन ऑफ मेंटल हेल्थ। एंड टेंस हाउस होल्ड मतलब इन लोगों के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग चलता रहता है, विच शोज अस दैट दे डू नॉट गेट अलोंग। तो सोफी की जो होम लाइफ है, इट इज अफेक्टेड बाय सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इट इज अफेक्टेड बाय मेंटल फैक्टर्स एंड ऑल्सो अफेक्टेड ऑन एन इंटरपर्सनल लेवल थ्रू हर familial फैक्टर्स। अपॉन अराइविंग होम, जब वो घर आ जाती है, सोफीज फैमिली लाइफ इज डिपिक्टेड एज स्ट्रेन्ड एंड ड्रेयरी। लोगों के बीच में जो familial संबंधन होने चाहिए, जो प्यार होना चाहिए बाप बेटी
के बीच में, बाप बेटा के बीच में, और भाई और बहन के बीच में, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर फादर इज अ हैवी ब्रीदिंग ग्राइमी मैन हु ईट्स शेफर्ड्स पाई विद अ ग्रंट। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चलता है अबाउट सोफीज फादर। हैवी ब्रीदिंग, व्हाट डज दिस मीन? प्रोबेबली हैज अ ब्रीदिंग डिसऑर्डर, ठीक है, या फिर दिस पर्सन इज वेरी फैट, या फिर दिस पर्सन टॉक्स अंडर हिज ब्रेथ। इसका मतलब है कि वो ऐसे गंदे गंदे एंग्री चीजें अपनी ब्रेथ में ही बोल देते हैं ताकि दूसरों को ना पता चले, विच मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन प्रेजेंट इन हिज माइंड। हु ईट्स शेफर्ड्स पाई विद अ ग्रंट। खाना खाते हुए भी शेफर्ड्स पाई यू वुड इमेजिन इज एन ओके थिंग टू ईट। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, ही हैज अ ग्रंट, विच मीन्स कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहा है और क्या खा रहा है, विच मीन्स दैट ही इज नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज हिज माइंड इज आइदर लिविंग इन द पास्ट or in the future because they do not have enough money. And this person, as we would learn later on, has a lot of reservations about Sophie. ये जो उसके पापा जी हैं वो सोफी से थोड़ा तंग ही आ चुके हैं। When we will learn that later, अभी आपको इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हर यंगर ब्रदर डेरेक मॉक्स हर ड्रीम्स। अपनी बहन की ड्रीम्स को वो मॉक करता है। यहां पे ड्रीम्स का मतलब है जो उसके एम्बिशंस हैं, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, उसके जो एक्चुअल मेंटल हेल्थ लेवल डिल्यूजन्स हैं वो बाद में आएंगे। Saying she thinks money grows on trees, doesn't she dad? इसको तो लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं, तभी तो ये सोचती है कि ये फैशन डिजाइनर बन जाएगी, तभी तो ये सोचती है कि एक्ट्रेस बन जाएगी, पैसे तो ये ऐसे प्लग करके ले आएगी और इसकी ड्रीम्स रियलाइज हो जाएंगी। दैट इज व्हाट हर यंगर ब्रदर डेरेक सेज। हर मदर्स बैक इज स्टूप्ड ओवर द सिंक। वॉश बेसिन में वो या तो डिशेस धो रही हैं या फिर कुछ काम कर रही हैं, बर्तन मांज रही हैं। सो इट इज ऑलवेज स्टूप्ड ओवर द सिंक। इससे हमें पता चलता है दैट सोफीज मदर इज अ होम मेकर एंड होम मेकर्स गो थ्रू ट्रिमेंडस very extreme levels of physical labor। जब कोई इंसान पूरे के पूरे दिन बर्तन मांज रहा है, पोछे लगा रहा है, चीज़ों को इधर उधर कर रहा है, पीपल डोंट रियलाइज द काइंड ऑफ एफर्ट इट टेक्स एंड द टोल इट टेक्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो यहां पे हमें पता चलता है कि उनकी जो मदर की बैक है हमेशा सिंक के ओवर स्टूप रहती है, बेंट रहती है। एंड सोफी नोट्स द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो ऑन हर एप्रन अगेंस्ट हर क्रूकेड बैक। इनकॉन्ग्रुइटी का क्या मतलब है? मिसमैच। एक तरफ में उन्होंने अपने एप्रन पे, जो आपको पता है आप पहनते हो कुकिंग के टाइम ताकि यू डोंट मेक अ मेस, उनके एप्रन पे एक बहुत स्वीट सी डेलिकेट सी बो है, पिंक कलर की, आप इमेजिन कर सकते हो, विच रिप्रेजेंट्स क्यूटनेस, इनोसेंस, स्वीटनेस, व्हाटएवर यू वांट टू थिंक, अगेंस्ट हर क्रूकेड बैक। एक तरफ पे हमें उनकी ड्रेसिंग में सोफिस्टिकेशन दिखती है, क्यूटनेस, इनोसेंस दिखती है, लेकिन एक ऐसे इंसान को अंडरगो करना होता है बहुत ही गंदे लेवल्स ऑफ फिजिकल लेबर, जिसकी वजह से उनकी बैक क्रुकेड हो गई है। इसका मतलब है उनकी बैक बेंट हो चुकी है। स्पाइन जो ऐसी होनी चाहिए, उनकी स्पाइन ऐसी हो गई है। फिजिकल एजुकेशन में वर मैम ने आपको ये पढ़ाया होगा। द स्मॉल रूम विच इज देयर किचन इज स्टीमी। सोचो कोई पूरा दिन खाना बना रहा है, कितना स्वेट कर रहा होगा और उसकी वजह से उनको क्या क्या डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं। द होल रूम इज स्टीमी, cluttered and filled with dirty washing। कपड़े गंदे इधर उधर हैं। with the evening already blacking in the windows। इसका मतलब है कि वो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं और उनका काम खत्म नहीं होता। सोफी feels a tightening in her throat। उनको एक choking सी फीलिंग आती है सोफी को। इसका मतलब है she becomes anxious and she feels breathless from the oppressive atmosphere and goes to find her brother Geoff, who is her confidant and her link to the outside world। अगर सोफी इसको विटनेस करके ही चोक्ड फील कर रही है, एंग्शियस फील कर रही है और इसे ऑप्रेसिव समझ रही है। ऑप्रेसिव का मतलब जब किसी एक इंसान या सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर दबाव पड़ता है किसी चीज में, अगर सोफी ये फील कर रही है, इमेजिन व्हाट हर मदर इज फीलिंग, हु इज एक्चुअली गोइंग थ्रू इट, हु इज एक्चुअली द विक्टिम इन दिस सिचुएशन। तो जब वो ऐसा फील करती है तो वो अपने ओल्डर ब्रदर से मिलने चली जाती है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है जियोफ। Who is her confidant? Confidant कौन होता है? जिसको आप सारी चीजें बता देते हो, ठीक है। You believe in them and you basically seek solace in that person। की जब आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, ये इंसान आपके पास है और ये आपको सुन लेगा, चाहे वो एडवाइस दे ना दे, he will listen to you, she will listen to you, ठीक है। And her link to the outside world। हर लिंक टू द आउटसाइड वर्ल्ड का क्या मतलब है? आपको पता है सोफी एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है। शी इज you can imagine that she is in class 11 or 12 वैसे ही केस में, because they're talking about college and all later on। तो जो उसका ब्रदर जियोफ है वो काम करता है ऑलरेडी,
हमें बाद में पता चलेगा ही इज अ मैकेनिक अप्रेंटिस, मतलब वो ही इज लर्निंग टू बी अ मैकेनिक बेसिकली। तो वो बाहर जाता है, लोगों से इंटरैक्ट करता है, दुनियादारी करता है, विच सोफी डज नॉट डू। एंड सोफी हैज अ ग्रेट फैसिनेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। वो अभी स्कूल में है तो वो कुछ कर नहीं पाती उसके बारे में, लेकिन शी इज एबल टू लिव हर डिजायर फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू हर ब्रदर जियोफ। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट जियोफ द साइलेंट एनिग्मा। एनिग्मा का क्या मतलब होता है माय डियर चैंपियंस, आप मुझे कमेंट्स में बताना। दिस इज अ वर्ड दैट यू विल एंड अप यूजिंग अ लॉट इन योर लाइफ इफ यू लर्न दिस वर्ड। बहुत ही ब्रिलियंट वर्ड है ये, मैंने 5th ग्रेड में लर्न किया था during a science experiment presentation, and I keep using it now. Sophie seeks out her elder brother Geoff, and projects her fantasies onto his silent, mysterious life. तो रही बात, हो सकता है कि आपको कभी एक मैंने प्रोमैक्स कोर्स के लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन बना रखा है कि आपको सारे के सारे कंट्रास्ट लिस्ट करने हैं जो इस चैप्टर में आपको दिखते हैं। तो एक तो हमने देख लिया है अबाउट जैंसी एंड सोफी। अनदर कंट्रास्ट दैट यू कैन नोट is the difference of the lives and the fantasies of Geoff and Sophie. Geoff की लाइफ बहुत ज्यादा रिजर्व्ड है, वो बहुत साइलेंट इंट्रोवर्टेड सा व्यक्ति है और बहुत मिस्टीरियस सा रहता है, मतलब he does not inform anybody about anything, especially his sister. Sophie finds Geoff in the next room tinkering with his motorcycle. Tinkering का क्या मतलब होता है? चीजें उधर उधर करना, थोड़ा fiddle करना, because he is trying to fix a motorcycle. Geoff is an apprentice mechanic who says little voluntarily and his words have to be prized out of him like stones out of the ground. Apprentice mechanic का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये किसी अच्छे established mechanic के अंडर काम कर रहा है और उससे लर्न कर रहा है। ऐसे लोगों को हम apprentice कहते हैं। और वो voluntarily बहुत कम बोलता है। Little voluntarily का क्या मतलब है? He never strikes a conversation. वो कभी भी अपनी तरफ से कोई कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट नहीं करता, और अगर कोई बात करना चाहता है उससे तो वो कभी भी unless it is needed ज्यादा वार्तालाप करता ही नहीं है, उसे बोलना ही नहीं पसंद। And his words, मतलब अगर आपको उससे बात करना है, उससे कुछ पूछना है, they have to be prized out of him like stones out of the ground. जैसे हम ग्राउंड से पत्थरों को निकालते हैं और फेंकते हैं, वैसे इस इंसान के अंदर से आपको इसके शब्द निकालने पड़ेंगे। All right. Sophie is jealous of his silence, which she interprets as a sign that he inhabits a world she longs to be a part of, the world of those places she had never been. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोफी अपने भाई की साइलेंस और उसकी जिंदगी से जेलस फील करती है। क्यों? बिकॉज उसे लगता है द फैक्ट दैट her brother does not speak very much and does not speak very often, ये एक साइन है, ये दिखाता है कि जो उसकी जिंदगी है वो एक ऐसी जिंदगी है, एक ऐसी दुनिया है जिसमें वो खुद जीना चाहती है। द वर्ल्ड ऑफ दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन। वो बाहर जाता है, लोगों से बात करता है, फैंसी फैंसी लोगों की व्हीकल्स के साथ काम करता है। यू सी, सोफी क्रिएट्स एवरीथिंग इनसाइड हर हेड, बट हर हेड इज अ वेरी chaotic प्लेस। दैट इज व्हाई ऑल दीज थॉट्स कम टू हर। इन कंट्रास्ट, जियोफ का जो इनर वर्ल्ड है वो शांत है। इट हैज स्पेस फॉर रिफ्लेक्शन, इट हैज स्पेस फॉर रियलिटी, एंड इट अलाउज हिम टू लीड अ वेरी इंटेंशनल लाइफ। एंड दैट इज व्हाई द डिफरेंस इन सोफी एंड जियोफ इज नॉट जस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो इन द इनसाइड वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन हाउ दे स्पीक एंड डील विद द वर्ल्ड एट लार्ज। She imagines that he knows exotic, interesting people, मतलब ऐसे लोग which she longs to know, फुटबॉलर्स, एक्टर्स, फैशन डिजाइनर्स, क्योंकि उसको ऑब्सेशन है विद हाई सोसाइटी लोग, सेलेब्स एंड ऑल। ठीक है, शी प्रोबेबली वॉचेस दोस बॉलीवुड मसाला एपिसोड्स, यू कैन इमेजिन। ठीक है, शी इमेजिन्स दैट ही नोज एक्सोटिक इंटरेस्टिंग पीपल एंड विशेस ही वुड एडमिट हर मोर डीपली इनटू हिज अफेक्शंस। वो कहती है यार इस आदमी को 100%, क्योंकि ये मोटरसाइकिल्स, कार्स के साथ काम करता है, अच्छा काम करता है, बाहर जाता है, रात को घर आता है सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, फिर सो जाता है। शी विशेस कि वो जो उसका भाई है वो उसको अपनी जिंदगी में, अपनी हॉबीज में, अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करेगा। शी फैंटेसाइजेस अबाउट राइडिंग बिहाइंड हिम ऑन हिज मोटरसाइकिल, वेयरिंग अ येलो ड्रेस एंड अ केप, विद द वर्ल्ड राइजिंग टू ग्रीट देम विद अपलॉज। तो यहां पे हमें दिखता है कि जो उसकी फैंटेसीज हैं और जैसे वो जिंदगी जीना चाहती है इज वेरी मूवी लाइक। मसालेदार सीन्स वो अपने दिमाग में इन्वेंट कर देती है, और उसको पता है कि इसका जो भाई है वो मोटरसाइकिल्स के साथ काम करता है और वो बहुत वेल नोन होगा। तो वो हमेशा इमेजिन करती रहती है कि हाँ, मैं एक पैसेंजर बनूंगी, मैं पीछे बैठूंगी, आई विल राइड बिहाइंड हिम ऑन हिज मोटरसाइकिल। और हाँ, कितनी डिटेल से वो ये सोच रही है, आई विल स्पेसिफिकली वेयर येलो ड्रेस, और मैं एक केप भी पहनूंगी, विद द वर्ल्ड राइजिंग टू ग्रीट देम विद अपलॉज। मतलब लोग बैठे होंगे, फिर वो देखेंगे, देखिए जियोफ और सोफी जा रहे हैं, सोफी की येलो ड्रेस देखिए, केप देखिए, और सामने देखो उसका भाई जियोफ है, वो ट्रुम ट्रुम कर रहे हैं, व्रुम व्रुम कर रहे हैं, डर कर रहे हैं, और लोग उठ रहे हैं, वाह वेलकम।
Like, do you see how stupid and absurd this sounds? This is the level of description Sophie's thoughts have, the level of imagery. Poetry में मैंने आपको पढ़ाया है, imagery is very important, description is very important to evoke the senses, hearing, taste, smell, blah blah blah. So ये अपने दिमाग में वही चीज़ों को अप्लाई कर रही है. She is not just thinking about something, she is creating it in her head. Virtual reality, and she does not need a headset to experience this. The fantasy of Danny Casey. Now, the most important aspect of this chapter begins. Danny Casey का पूरा ये जो आर्क है बहुत इंपॉर्टेंट है. सोफी टेल्स जियोफ अ न्यू इलैबोरेट फैंटेसी. मतलब उसने दिमाग में कुछ सोच रखा है और बहुत, एज आई सेड, डिस्क्रिप्टिवली सोच रखा है, दैट शी हैज मेट द यंग आयरिश फुटबॉल प्रोडिजी डैनी केसी. तो आपको मैंने बता दिया था दैट शी इज वेरी ऑब्सेस्ड विद पीपल इन हाई सोसाइटी. सो जैसे हम फुटबॉलर्स को देखते हैं मेसी के तरह, तो वी रिवेयर देम, ठीक है, हमें लगता है वो लार्जर देन लाइफ है, और वो है भी, बिकॉज दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे हैव अचीव्ड मैसिव सक्सेस एंड दे आर वेरी पॉपुलर. सो वैसा ही एक यंग आयरिश फुटबॉलर जिसको प्रोडिजी बोला जा रहा है. प्रोडिजी क्या होता है? एक यंग इंसान जो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, वे बियॉन्ड हिज ईयर्स. लेट्स से आपको एक अच्छे फुटबॉलर बनने के लिए 25 ईयर्स की प्रैक्टिस चाहिए होती है, और ये इंसान 20 साल का है, विच मीन्स दैट ही इज अ प्रोडिजी. He does not have the experience that is required to become great, but due to his or her natural talents, they are already great. Out of the blue, मतलब कहीं से भी एकदम बात करते हुए ऐसे ही रैंडमली सोफी जी अपने जियोफ भाई को बोल देती हैं, मैं तो डैनी केसी से मिलके आई हूं. जियोफ जो यूजुअली साइलेंट होता है, अब देखो वो नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, नॉर्मल यूरोपियन लड़का है वो, तो उसको फुटबॉल में तो इंटरेस्ट होगा ही ऑन एवरेज. लुक्स अराउंड एब्रप्टली एंड क्वेश्चंस है, वो देखता है क्या बात कर रही है तू, और उसको पता है कि यार ये जो मेरी बहन है ये तो कुछ भी बोल देती है, मैं इससे थोड़ा सवाल पूछता हूं, लेट मी इंटेरोगेट हर, ठीक है. बट अल्टीमेटली एक्सेप्ट्स हर स्टोरी. फॉर द फर्स्ट टाइम जियोफ डज नॉट डाउट हिज सिस्टर एनीमोर. उसको पता है कि ये जो मेरी बहन है स्टोरीज बनाती रहती है, बट उसके साथ क्वेश्चनिंग होती है, एंड शी समहाउ पासेस दिस टेस्ट. ही डज नॉट डाउट हर. She claims she met him in an arcade while looking at clothes in Royce's window. ये आप रट्टा मार लेना. आर्केड क्या होता है? आपने देखा होगा मॉल्स वॉल्स में जहाँ पे गेम्स होती हैं, बास्केटबॉल की ऐसी गेम होती है, पिन बॉल होती है, बॉलिंग बॉल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उधर. तो वो कह रही है मेरी उसकी मुलाकात उधर हुई थी जब मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी कपड़ों के लिए. ऑल राइट गाइज, आप कपड़ों की शॉपिंग मत करो, क्योंकि कपड़े तो आप आउटग्रो कर जाओगे, लेकिन आप नॉलेज कभी आउटग्रो नहीं कर सकते. और अगर आपके इंग्लिश में 95 प्लस आ गए तो पूरी जिंदगी आप अपनी मार्कशीट को देख के स्माइल करोगे. और अगर आप उसके चांसेस बढ़ाना चाहते हो, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स क्लास 12 इंग्लिश कोर्स. इसमें मैं एन इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट विद मोर देन हाफ अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस आपको पढ़ाने वाला हूं. लाइन बाय लाइन घंटों में आपका सिलेबस करा दूंगा. अगर आपको लगता है कि स्पीड सीरीज की एक्सप्लेनेशन अच्छी है, स्पीड सीरीज की इनसाइट्स अच्छी हैं, कोर्स की इनसाइट्स 1000 गुना बेटर हैं, ये मेरा वादा है आपको. सबसे बढ़िया नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, मैंने खुद बनाए हैं. ये घंटों में आपका लाइन बाय लाइन सिलेबस करवा दूंगा. आपको मिलेंगे लाइव मेंटोरशिप सेशंस, आपको मिलेंगे आंसर राइटिंग के मास्टर गाइडेंस वीडियोस, क्योंकि मैं आपको एक इंग्लिश ऑनर्स पर्सपेक्टिव से सिखाऊंगा कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में नंबर ला सकते हो. 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ दूंगा, पैरेलल क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भर भर के दूंगा. आंसर की जो मैंने खुद बनाई है वो भी दूंगा. आपको सिखाऊंगा मास्टर कैसे बनते हैं इंग्लिश का, और आपको बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजीज दूंगा, पर्सनली डाउट सॉल्व करूंगा आपकी. चेक द लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन राइट नाउ. मुझसे इंग्लिश पढ़ लो. यू लाइक दिस लेक्चर, यू लाइक दिस कोर्स अ लॉट, आई कैन गारंटी इट, यू लव दिस कोर्स. आप हमारी एप्स भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट. अब कंटिन्यू करते हैं सोफी की डैनी केसी वाली फैंटेसी. शी डिस्क्राइब्स हिम, मतलब वो एकदम, मतलब उसने इतना सोच लिया अपने दिमाग में, शी इज क्रिएटेड दिस विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल सिनेरियो इन हर हेड, दैट उसने बारीकी वाले डिटेल्स भी सोच रखे हैं. वो डिस्क्राइब करती है कि डैनी केसी की ग्रीन आंखें हैं, और सिर्फ ग्रीन आंखें नहीं, बाय द वे यू नो दैट ग्रीन इज लाइक वन ऑफ द रेयरेस्ट कलर्स इफ नॉट द रेयरेस्ट कलर्स ऑफ आईज, ठीक है. नॉट ओनली ग्रीन आईज, उसकी आंखें जेंटल हैं. किसी की आंखें जेंटल नहीं होती. You have to see them in person and then see gentleness inside them, inside their character, and then you say that उसकी जो आंखें हैं उसमें एक certain gentle tone है. But you can only say that when you've met someone. So do you see that she is completely phrasing it as if she's met Danny Casey IRL and being shorter than one would think. तो वो ऐसे ना बारीक बारीक डिटेल्स को इन्वेंट कर देती है जो एक इंसान जिसने वो एक्सपीरियंस किया है ना वो तभी बता पाएगा. जैसे लेट्स से यू नो यू वांट टू गो टू अ वेरी फेमस सिटी, आपने सिर्फ व्लॉग्स देखे हैं, आपने यू ओनली रेड अबाउट इट, बट जब आप उधर जाते हो आप बोलते हो अच्छा यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ का खाना इतना ओवररेटेड है, ये जो इतना बड़ा मॉन्यूमेंट है जो मुझे अच्छा लगता था
ये तो मेंटेन ही नहीं किया जाता। तो वो जो एक सर्टन परफेक्शन की सेंस होती है या फिर जो बारीकी वाले डिटेल्स होते हैं कि मैंने उधर एक व्यक्ति को देखा जिसने ब्लैक हैट पहनी हुई थी जिसके ऊपर एक पिजन का फेदर लगा हुआ था, ये बारीकी वाले डिटेल्स सिर्फ वही बता पाएगा जो उसको एक्सपीरियंस कर चुका है। सो इन ऑर्डर फॉर हर टू बिलीव इन हर फैंटेसीज, क्योंकि वो खुद मानने लग जाती है, थर्ड लेवल में भी आप ये पढ़ोगे, शी थिंक्स कि जो उसने फैंटेसीज अपनी बनाई थी टू परहैप्स गेन वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल, शी फॉरगेट्स कि ये फैंटेसीज हैं और उसको लगता है उसने सच में एक्सपीरियंस किया है और वो दूसरों को कन्विंस करने के चक्कर में ही ये डिटेल्स बना रही थी, ठीक है। एंड बीइंग शॉर्टर देन वन वुड थिंक, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जियोफ passes the story on to their father who reacts with disdain। वो कहता है यार, जब उसको पता चलता है उसके पापा को थ्रू जियोफ, वो कहता है क्या बोल रहा है भाई तू मुझे, ये हमारी सोफी है, तेरी बहन है। Do you really think this happened to her? It is not worthy of consideration भाई। You cannot take Sophie seriously। वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। When Sophie tries to include a new detail, क्योंकि आपको पता है वो डिटेल्स क्यों बना रही थी, I've already explained that Casey told her he was going to buy a shop, her father aggressively calls it another one of her wild stories। तो जब वो और डिटेल्स बता रही होती है, and this detail is going to be कि वो उधर एक शॉप खरीदने वाला है, this is like absurd, क्योंकि एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर क्यों एक शॉप खरीदेगा। हर फादर अग्रेसिवली कॉल्स इट, अच्छा अनदर वन ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज बेटा, हाँ वही जो आपने ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, वही स्टोरी है ना ये। सो दिस शोज की दिस इज अ हैबिट। अनदर वन का मतलब है कि इससे पहले काफी सारी स्टोरीज थी जो उसके फादर ने और जियोफ ने पकड़ ली थी। सो जब ये उनको सुनने को मिलता है विद जियोफ हैज समहाउ बिलीव, प्रोबेबली बिकॉज जियोफ इज अ बिग फुटबॉल फैन हिमसेल्फ एंड ही लव्स डैनी केसी, उसके फादर इसकी बात को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ ये तेरी वही अनदर ख्याली पुलाव स्टोरी है ना। एंड वन थिंग यू नीड टू नो इज वन डिटेल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो अपनी पूरी फैमिली को या अपने भाई को बता रही होती है, वन थिंग दैट शी अल्टीमेटली टेल्स अदर पीपल इज दैट सोफी एंड डैनी केसी आर प्लानिंग अ डेट एंड हैव प्लान्ड अ डेट व्हेन दे मेट। सो शी स्टार्ट्स टू क्रिएट नॉट द स्टोरी ऑफ जस्ट मीटिंग डैनी केसी, वो ये डिस्क्रिप्शन ये डिटेल भी डाल देती है कि डैनी केसी इज इंटरेस्टेड इन सोफी एंड दैट दे आर प्लानिंग अ डेट। और ये बात आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, नोट कर लो, क्योंकि उसे लगता था कि उसके फादर बिल्कुल भी इस चीज को अप्रूव नहीं करेंगे। On the following Saturday, after watching United win, जो एक फुटबॉल टीम है, he is confronted by Jancy, who reveals that Geoff told her brother Frank about the meeting with Casey। तो बेसिकली क्या होता है कि the following weekend, Saturday को, सारे के सारे ये लोग, जियोफ, उसके पापा, सोफी, जैंसी, सब फुटबॉल स्टेडियम में होते हैं और गेम देख रहे होते हैं जिसमें डैनी केसी खुद प्ले कर रहा होता है। तो उस गेम में यूनाइटेड फुटबॉल टीम जीत जाती है और सोफी फिर जैंसी से मिलती है और उनके बीच में एक सीरियस कॉन्वर्सेशन होती है। जैंसी रिवील करती है कि जियोफ ने ही, जो सोफी का भाई है, उसने जैंसी के भाई फ्रैंक को बता दिया है कि सोफी डैनी केसी से मिलके आई है। सो शी फील्स बिट्रेड कि मैंने उसे कहा था कि किसी को मत बता, बातें फैलती हैं और डैनी केसी तो वैसे ही हॉट शॉट है, तूने जैंसी के भाई फ्रैंक को कैसे बता दिया। तो वो बिट्रेड फील करती है तो वो उसका भाई ही ना, वो ये क्यों करेगा। सोफी इज स्टार्टल्ड, वो सोचती है ये क्या हो गया, हाउ डिड इट हैपन। शी इज काइंड ऑफ शॉक्ड, फ्लैबरगेस्टेड एंड फ्यूरियस कि मेरे भाई ने मेरे साथ ये कैसे कर लिया। एट जियोफ्स बिट्रेयल, थिंकिंग इट वाज मेंट टू बी अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन देम। उसके पापा तो उसे बिलीव नहीं करने वाले थे, लेकिन अगर वो किसी और से सुनते वो बिलीव कर लेते। She fears that if Jancy knows, the whole neighborhood will know। तो बेसिकली यहाँ पे वो एडमिट कर रही है कि जो जैंसी है वो एक प्योर गॉसिपर है और वो बातें अंदर नहीं रख सकती, वो बातों को फैला देगी और फिर पूरे नेबरहुड को पता चल जाएगा कि मैं डैनी केसी से मिलके आई हूं। डू यू सी द लेवल्स टू विच शी इज थिंकिंग एंड कंसिडरिंग दिस, विच मीन्स कि जो उसने अपने दिमाग में फैंटेसी बनाई थी उसको वो रियल लगने लग गई है। She is not understanding the difference between what is real and fake. This is then thereby bordering on what I told you at the beginning, a very concerning symptom, which is delusion. However, she realizes that Geoff only told Jancy about the meeting, not the date bit. She feels relief believing that Geoff hadn't let her down after all and that some things might be sacred. बाद में उसको ये realization होती है, उसे पता चलता है कि Geoff ने actually Jancy से बात करी थी और Jancy को सिर्फ ये पता चला था कि वो मिले हैं, नॉट द डेट बिट। अब आप पूछोगे सर डेट बिट क्या होता है, क्योंकि इन द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ सोफी, जब वो लोगों को बताती है कि मैं डैनी केसी से मिलके आई हूं, शी इंक्लूड्स वन पर्टिकुलर डिटेल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज दैट डिटेल? दैट डिटेल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, तो उसको सुन लेना। दैट डिटेल इज कि डैनी और सोफी की कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी होती है कि वो एक डेट प्लान कर लेते हैं।
यस, शी बेसिकली मीन्स कि डैनी केसी इज इंटरेस्टेड इन हर। सो ये उसने बात इंक्लूड करी थी। एंड देन शी फाइंड्स आउट कि मेरे भाई जियोफ ने ये इंपॉर्टेंट डिटेल ओमिट कर दिया, नहीं बताया, तो वो रिलीफ फील करती है। एंड नाउ स्टार्ट्स टू बिलीव दैट जियोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल। उसने मेरे को धोखा नहीं दिया, उसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो बताई ही नहीं, तो गॉसिप फैलाने की क्या बात है, आप मिल तो किसी भी सकते हो, ठीक है। एंड दैट सम थिंग्स माइट बी सीक्रेट, कई चीजें इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी इंटैक्ट, इतनी होली होती हैं कि लोग उस चीज के ऊपर कोई भी बिट्रेयल नहीं कर सकते। सो दिस शोज how paranoid she's become. This shows the fact that she's taken all of this to be real, and this shows that Sophie is slowly losing control over her mind. The lonely wait by the canal. So जब सोफी बताती है, अपने दिमाग में चीज़ों को क्रिएट करती है कि डैनी केसी उसमें इंटरेस्टेड है और उन्होंने डेट प्लान कर ली है, वो इतने डिटेल तक सोचती है क्योंकि उसका एक पूरा इंटेंशन होता है ऑफ क्रिएटिंग द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्टिव इमेजरी वाले सिनेरियोज। वो इतने बारीकी में चली जाती है कि शी ऑल्सो थिंक्स ऑफ द स्पॉट दैट दे हैव टू नाउ गो एंड हैव अ डेट ऑन। Sophie goes to a solitary spot, मतलब एक बहुत isolated सी जगह by the canal, to wait for her imaginary meeting with Danny Casey, and the reality of her fantasy begins to sink in. तो जब आप NCERT को पढ़ोगे, प्रोमैक्स कोर्स में देखोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आपने लेक्चर में भी नोट करा होगा, जो उसने अपनी फैंटेसी बना रखी थी, एक इमेजिनेशन में उसने चीज क्रिएट कर रखी थी, इतनी बारीकी से सोच रखी थी, उस लेवल ऑफ बारीकी की सोचने की वजह से एडेड टू हर मेंटल हेल्थ कंडीशन इन जनरल, she starts to believe that she has an actual date. उसने जो ये डिस्क्रिप्शन बनाई थी कि डैनी केसी ने उसके साथ एक डेट प्लान करी है और इस सॉलिटरी जगह बाय द कनाल प्लान करी है, वो उधर फिजिकली चली जाती है इन रियल लाइफ। सो आर यू नोटिंग द कंडीशन ऑफ सोफी हियर? उस जगह जाके उसे रियलाइजेशंस होती हैं, क्या होती हैं वो देख लेते हैं। आफ्टर डार्क मतलब इवनिंग, सोफी वॉक्स टू द सेक्लूडेड पाथ बाय द कनाल, a place she considers perfect for a meeting of this kind. उसे लगता है कि जो डेट्स होती हैं जहाँ पे you have to basically qualify a prospect, you have to look at somebody and see whether or not you want to be with them, उसके लिए ऐसी जगह बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सूट करती है। She sits on a bench, वो बेंच पे बैठती है, beneath a solitary elm and waits, imagining Casey's arrival and her own excitement. जहाँ वो बैठी हुई है अभी भी she is stuck in imagination. She doesn't realize where her imagination has got her. उधर बैठ के भी वो इमेजिन कर रही है कि डैनी केसी आ रहा है, डैनी केसी is coming, imagining Casey's arrival and her own excitement at looking कि डैनी केसी आ गया है। एल्म क्या होता है मान सकते हो, एक बहुत ही बड़ा ट्री, ठीक है। तो she is imagining it in a perfect Hollywood romance type manner, ठीक है। एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, उसे धीरे धीरे रियलाइजेशन होती है। शी बिगिंस टू फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टरिंग इनसाइड हर। पैंग्स क्या होते हैं? एक सडन से, शार्प से, मतलब ऑलमोस्ट आपको फिजिकली फील होंगे, लगने वाले इमोशंस। शी फील्स द पैंग्स ऑफ डाउट स्टरिंग इनसाइड हर, कि वो एक पॉट में है और वो ऐसे पैंग्स ऊपर नीचे बॉयल हो रहे हैं और उनकी एक ग्रेवी प्रिपेयर हो रही है। इसका क्या मतलब है कि ये उसे फिजिकली फील हो रहा है। द डाउट इज स्टार्टिंग टू क्रीप इन। डिड आई क्रिएट दिस सिनेरियो? शी इज हैविंग सेल्फ रियलाइजेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम। शी इज फीलिंग क्या डैनी केसी इधर आएगा भी, which means that now is the perfect time for her to confront her reality and what she has done to herself, or what has been done to her by the virtue of a condition. Does she do that? Let us find out. She recalls Geoff's disbelief and the general skepticism of her family. Skepticism का क्या मतलब होता है? The doubtful nature of her family, कि वो उसके कभी भी बातों में, स्टोरीज में नहीं मानते थे, और जियोफ भी कैसे इस बात पे स्पेशली नहीं मान रहा था उसे। She realizes कि कोई केसी नहीं आने वाला भाई, there is no केसी। मैं कभी नहीं मिली उसे, मैंने सिर्फ उसे फुटबॉल गेम में देखा था जब सैटरडे वो यूनाइटेड को जीतने देखने गए थे। केसी आने नहीं वाला है बिकॉज मैं उससे कभी मिली ही नहीं हूं। एंड शी फील्स अ डीप सैडनेस, अ हार्ड बर्डन टू कैरी। उसे लगता है कि ये जो सैडनेस है कि मैं डैनी केसी से नहीं मिलूंगी, या फिर ये सैडनेस कि मैंने अपनी जिंदगी को क्या बना लिया है, मेरा मेंटल कंडीशन कैसा हो गया है, दिस बिकम्स अ बर्डन विच शी इज अनएबल टू कैरी, और फील्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन कैरिंग। शी एनविजन्स द वॉक होम एंड Geoff's disappointed face when she tells him he didn't come, that Danny, but holds on to the memory of her fantasy, telling herself, we know how it was Danny and me, that's the मेन थिंग। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है,
ये भी उसको रोकती नहीं फ्रॉम इमेजिनिंग सिनेरियोज। इंस्टेड ऑफ हेडिंग होम स्ट्रेट अवे, वो दिमाग में सोचती है कि उसका भाई कैसे रिएक्ट करेगा, फिर से अपने डिस्क्रिप्शंस ले आती है कि उसकी भाई की शक्ल ऐसी होगी, वो ये बोलेगा और मैं ये बोलूंगी। शी इज नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट, फॉरगेट द प्रेजेंट, शी इज नॉट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। और अभी भी वी नोट through what A.R. Barton is telling us that she is still stuck in the scenario she created. She holds on to the memory of her fantasy और अपने आप को कहती है सिर्फ हमें पता है ना, डैनी और मुझे, कि हम कैसे मिले थे और हम क्या फील करते हैं। That is the main thing. अभी भी उसे लगता है that she met Danny Casey and that they had planned a date. What to say? Disappointed by her imaginary meeting, Sophie वापस घर आ जाती है, but her mind immediately retreats back into the comfort of her fantasy. Now this is very important to note. Sophie की mental health आखिरकार इतने लेवल पे गिरी कैसे? सोफी ने अपनी इमेजिनेशन को क्यों यूज किया एज अ वे टू एस्केप हर रियलिटी? जो भी कोई राइटर है इधर, ड्रामा करता है, पोएट्री लिखता है, थिएटर में है, सॉन्ग्स बनाता है, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. Our imagination is sort of our way of dealing with the world or of talking about the world. जब भी कोई राइटर एक नॉवल लिखता है और उसमें वो सोशल इवल्स के बारे में बात करता है इन अ फिक्शनल वर्ल्ड, he or she is actually talking about or critiquing the social evils that exist in our world right now. हम शेक्सपियर की बात करते हैं, शेक्सपियर के काफ़ी जो वर्क्स थे, they were a direct response to England's culture at the time. Subversion is a thing you learn in English honors if you ever study it. तो इमेजिनेशन ज़रूरी नहीं है वो आर्ट के लिए हो, is a way for us to cope with reality. जब आप किसी चीज़ के थ्रू गुजर रहे होते हो, you think, अच्छा आधे एक घंटे बाद I will not be going through this. You know, you're working out in the gym, you're feeling strained, you're feeling tired, you tell yourself just one more rep, उसके बाद मैं घर जाके कोक पी लूँगा. So you always resort to the future or to your imagination to seek refuge from reality. आप बचना चाहते हो from the pain or the discomfort you're feeling and you use your imagination to do that. हमने starting में note किया था and I didn't tell you then because I didn't want to spoil this realization and I didn't want to tell you all of the details without first giving you everything that the chapter has to give you. जो सोफी की home life है वो बहुत deeply troubled है. People don't get along, they don't have enough resources, she can't afford an education, she thinks a lot, she is very imaginative, which means कि अगर वो एक stable household में होती, एक stable mental health में होती, शायद वो एक बहुत creative इंसान होती. The depth of the troubles inside her household are probably the reason कि वो अपने दिमाग में ये imagination बना लेती. उन्हें ऐसे serious लेना चाहिए था. They should have talked about her mental health with her or sought help. But they don't do that because उनकी जो फैमिली है it is in an oppressive structure. They are disconnected with one another. जियोफ अपनी जिंदगी में रहता है, उसके पापा अपनी जिंदगी में रहते हैं, डेरेक उसका मजाक उड़ाता है और उसकी मदर भी oppressed रहती हैं. Now do you understand the depth of Going Places by A.R. Barton? After her lonely wait, वो elm वाली wait, Sophie sees her father's bicycle propped outside the pub and is glad he won't be home yet. तो वो बाहर जा रही होती है और वो देखती है कि जो उसके पापा हैं वो बाइसिकल में ट्रैवल करते हैं, बेसिकली साइकिल होती है उनके पास, और वो देखती है कि जो पब है, पब क्या होता है जहाँ पे लोग शराब वराब पीने जाते हैं, वहाँ पे वो बाइसिकल पार्क्ड है और वो ग्लैड फील करती है कि मेरे पापा अभी घर नहीं है, मैं अकेले शांति में जा सकती हूँ. सो नाउ डज इट मेक सेंस टू यू? शी वॉन्ट्स टू एस्केप हर रियलिटी एंड स्पेशली हर होम लाइफ. शी इज फीलिंग ग्लैड कि उसके पापा घर नहीं है. एंड द फैक्ट दैट ही इज एट द पब ऑन अ वर्किंग डे शोज अस कि वो खुद स्ट्रेस्ड हैं और शायद एक अल्कोहलिक हैं. और आपको पता है अगर कोई अल्कोहलिक होता है दे रेयरली हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, एंड डोमेस्टिकली क्या चीजें होती हैं आपको पता ही है. एज शी वॉक्स होम she once again pictures her imaginary meeting with Danny Casey, reliving the moment in the arcade. The fantasy, the delusion never leaves her. And if you noticed, she starts thinking about Danny Casey again when she notices her father is away. This shows us and confirms my interpretation. I will not say confirms my interpretation. This is my interpretation. People can have different interpretations. कि all of her imagination and all of her mental health conditions, all of the things that she is experiencing and suffering from have stemmed, मतलब उनके जो roots हैं, जो जड़ हैं, वो उसकी family life के dysfunctional environment की वजह से हैं. In order to live a life where she feels like she is in control, The only place जहां पे वो कंट्रोल में फील कर सकती है अपने इमेजिनेशन, अपने दिमाग में ही है. एंड दैट इज वाई
Her imagination is so elaborate and she forgets what is real and what is not. All right. She imagines the conversation. Again, depth, detail. Her asking for an autograph and Casey's shy, gentle response. केसी जी मुझे ऑटोग्राफ दे दो. ओह ओके ठीक है मैं दे देता हूँ. शी इवन इमेजिन्स न्यू डिटेल्स लाइक हिज फ्रेकल्ड नोज. फ्रेकल्स होते हैं आपको पता होगा, ब्राउन ब्राउन से धब्बे होते हैं, वेरी कॉमन इन पीपल हु हैव वाइट स्किन बाय द वे. लाइक हिज फ्रेकल्ड नोज एंड हिज ग्रीन आईज दैट सीम टू शिमर लाइक अ गजेल्स. शिमर क्या होता है? ऐसे थोड़े ग्लिटरी वे में शाइन करना इंटरमिटेंटली लाइक अ गजेल. गजेल्स क्या होते हैं? एंटेलोप्स. द स्टोरी एंड्स विद सोफीज माइंड रिटर्निंग टू हर फैंटेसी, again reimagining the perfect moment of the goal Casey scored, seeing him ghost past the lumbering defenders and hearing the sudden thunderous eruption of exultant approbation from the crowd. The last word describes him as the great Danny Casey, a symbol of the unattainable dream that she clings to. वो फैंटेसी में तो वापस चली जाती है, बट द चैप्टर एक्चुअली क्लोजेस विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल दैट यू हैव टू नोट फॉर योर आंसर्स. द ओनली टाइम शी विटनेस्ड Danny Casey in real life, which is when they went to watch the football game, जब वो फुटबॉल गेम को देखने गए थे यूनाइटेड वाली सैटरडे वाली. She resorts to that moment, वो वापस चली जाती है, वो देखती है जब डैनी केसी ने एक गोल स्कोर किया था. Seeing him ghost past the lumbering defenders, क्योंकि डिफेंडर्स होते हैं फुटबॉल गेम में और जो अटैकर होता है उसको डिफेंडर्स के थ्रू जाना होता है गोल स्कोर करने के लिए. Seeing him ghost past the lumbering defenders, ghost past का क्या मतलब है? एक गोस्ट की तरह सडन स्विफ्ट मूवमेंट्स इन अ वे कि वो बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा स्विफ्ट, टैलेंटेड तरीके में, डेक्स्टरस तरीके में जा रहा था. एंड हियरिंग द सडन थंडरस, थंडरस मतलब जैसे बिजली कड़कती है, बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी, ऑल ऑफ अ सडन इरप्शन, जैसे वॉल्केनो एकदम इरप्ट हो जाता है, चीजें निकल आती हैं, ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन. अब आप बोलोगे सर ये क्या है? अरे डोंट वरी यार, इंग्लिश ऑनर्स मैंने करी क्यों है. मैं आपको बोर नहीं करना चाहता तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा. प्रो मैक्स वालों को पता है, मैंने इस पे 10 मिनट बता दिए थे. एक्सल्टेंट एप्रोबेशन का मतलब होता है बेसिकली क्लैप्स, बहुत ही ज्यादा सडन एंथुजियास्टिक चीयर एंड प्रेज फ्रॉम द क्राउड. तो ये इज अ वे ऑफ AR बर्टन एक्चुअली सेइंग कि लोग चीयर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, जैसे IPL गेम में और फीफा वीफा में करते हैं, क्राउड जो करता ही है. The last word describes him as the great Danny Casey, a symbol of the unattainable dream that she clings to. The great Danny Casey. हम great शब्द किसके लिए यूज करते हैं? आप बोलोगे सर ग्रेट खल्ली के लिए यूज करते हैं? नहीं, आपने सुना होगा ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, और काफी हिस्टोरिकल फिगर्स के लिए हम द ग्रेट यूज करते हैं बिकॉज वो लार्जर देन लाइफ अपीयर होते हैं. अगर आपको कोई बोले कि आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिलना है, देयर इज नो पॉसिबल वे फॉर यू टू डू दैट एटलीस्ट इन 2025. अब बाकी फ्यूचर जनरेशंस क्या करती हैं 3100 में, हमें नहीं पता, ठीक है, हो सकता है टाइम मशीन्स उस टाइम तक इन्वेंट हो जाए. बट द ग्रेट डैनी केसी, ये बोलने में शी एडमिट्स कि वो डैनी केसी से कभी मिल नहीं सकती. Danny Casey is larger than life and like the dreams of her becoming a fashion designer, कि वो फैशन डिजाइनर बन जाएगी, कि वो एक बुटीक खोल लेगी या मैनेजर बन जाएगी, just like that it is beyond her reach. The great Danny Casey is a reminder and a symbol of the unattainable dream that she clings to. And what is the unattainable dream that she clings to? What ties all of the dreams together? कि वो ये मैनेजर बन जाएगी, बुटीक खोल लेगी, डैनी केसी से मिल जाएगी, डैनी केसी से क्या करेगी, ये मिलेगी, ये डेट प्लान होगी. The unattainable dreams are not that. The unattainable dream is that of a peaceful life, of a stable life. The lack of which, क्योंकि वो उसके पास नहीं है, creates this scenario and this condition. वो है उसकी unattainable dream, कि वो एक stable, prospering environment में नहीं है और उसकी वजह से उसे ये सारी चीजें क्रिएट करनी होती हैं. She probably never feels heard. अपने घर में वो फील ही नहीं करती होगी कि लोग मुझे अटेंशन देते हैं. एंड दैट इज वाई शी क्रिएट्स ऑल दी स्टोरीज कि एटलीस्ट अगर मैं स्टोरीज बनाऊंगी कोई मेरी बात सुन लेगा, मुझ में इंटरेस्ट लेगा. यस माय डियर चैंपियंस, दिस इज द डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर. अब आपको पता है चैप्टर समाप्त हो चुका है, लेकिन हर स्पीड सीरीज में मैं आपको एनसीईआरटी से उठा के थोड़ी की वोकैब देता हूं, जिसका मैं चाहता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. कई ये वर्ड्स हैं, उनकी आपको डेफिनेशन इधर मिल जाएगी और एनसीईआरटी में कोट मिल जाएगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में हेल्प करेगा और आपको वैसे भी ये कीवर्ड्स अपने एग्जाम में लिखने चाहिए. इनकॉन्ग्रुइटी, प्रोडिजी, इन सबका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया था.
चव्ड हो गया, सॉलिटरी एल्म भी बता चुका हूं, जियर्ड, डिस्पोंडेंट, ये कीवर्ड्स आपको अपने आंसर में लिखने हैं। अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो गोइंग प्लेसेस एक बहुत ही मूविंग स्टोरी है जो डिवाइड एक्सप्लोर करती है बिटवीन एस्पिरेशन, एप्टीट्यूड, रियलिटी, टोल्ड थ्रू द लेंस ऑफ अ यंग गर्ल्स विविड इमेजिनेशन, जिसका नाम है सोफी। सोफी की फैंटेसीज वो रेंज करती हैं कि वो एक बुटीक ओन करेगी, एक फुटबॉल स्टार से मिलेगी। ये कोई डे ड्रीम्स नहीं है, but they are a direct response to the suffocating limitations of her working class existence and also to the fact that her family is not a present functional family. हर फैमिली, पर्टिकुलरली जो उसके पापा जी हैं और उसकी प्रैग्मेटिक फ्रेंड है जैंसी, जियोफ, ब्ला ब्ला ब्ला, वो एक रिमाइंडर की तरह सर्व करते हैं जो उसके जिंदगी के ऊपर सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, जो उसकी ड्रीमिंग स्पिरिट को एक्सटिंग्विश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग एंड नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, हर फैमिलियल रियलिटी। द कैरेक्टर ऑफ जियोफ, जो उसका साइलेंट ब्रदर होता है, एक ब्लैंक कैनवस बन जाता है, जैसे हम पेंटिंग में कैनवस बोलते हैं, ब्लैंक शीट बन जाता है, ऑन टू विच वो अपने सारे सपने और लॉन्गिंग फॉर अ डिफरेंट लाइफ को एक्सप्रेस करती है कि मैं भी जियोफ की तरह जीना चाहती हूं। ही इज नॉट बॉदर्ड बाय हाउ आवर फैमिली इज, ही जस्ट डज हिज वर्क एंड लिव्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड, और वो लोगों से बात कर पाता है, मैं क्यों इसमें स्टक हूं, मैं क्यों नहीं लोगों के साथ बाइक पे बैठ के जा सकती हूं येलो ड्रेस पहन के, मेकिंग हिम अ रिलक्टेंट पार्टिसिपेंट इन हर फिक्शनल वर्ल्ड, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है ये सब। He doesn't want anything to deal with this because he's a realist. Realist छोड़ो, he's a normal functioning human being. The climax of the story, मतलब जो स्टोरी खत्म करता है, is her lonely wait by the canal. और वो है एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, क्योंकि उसको क्या रियलाइजेशन होती है कि उसने अपने साथ क्या कर लिया है और डैनी केसी आने नहीं वाला है। लेकिन उसकी इमीडिएट रिटर्न टू फैंटेसी, क्योंकि वो एकदम वापस अपनी दुनिया में जा जाती है, शोज हर कि उसकी इमेजिनेशन ही उसका सर्वाइवल का टूल है। लाइक आई सेड, उसकी इमेजिनेशन ही उसे जीवित रखती है, बिकॉज अगर वो इमेजिनेशन में भी कुछ नहीं कर पाती, कंट्रोल नहीं फील कर पाती, तो उसके साथ क्या होता, दैट इज लेफ्ट ओपन टू द रीडर। अल्टीमेटली स्टोरी सजेस्ट करती है कि ड्रीम्स हमेशा रियलिटी तो नहीं बनेंगी, लेकिन द एक्ट ऑफ ड्रीमिंग इटसेल्फ, even though it is delusional in her case, can be a source of strength, power, courage, control, survival, and a way to hold on to hope in the face of an unforgiving world, a dysfunctional house, and also a lack of control. तो ये बहुत सारे पावर डायनामिक्स को ये चैप्टर अप्रोच करता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना था, when I taught them and when I teach them also, कि लॉट ऑफ टीचर्स डू नॉट टेल यू व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। देखिएगा, लिटरेचर पढ़ रहे हो ना, उससे लिटरेचर पढ़ो, चाहे आप मुझसे ना पढ़ो, आई डोंट माइंड दैट, इट्स योर डिसीजन टू स्टडी फ्रॉम हुएवर यू वांट टू स्टडी टू। लेकिन मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ लिटरेचर को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं इंटरप्रेट वैसे ही करता हूँ जो आपको जिंदगी में हेल्प करे और जो एग्जामिनर को दिखाए कि यार ये स्टूडेंट है, ये तो हम लिटरेचर वाले ग्रेजुएट से एक्सपेक्ट करते हैं और ये 12वीं में ही करके दिखा रहे हैं। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, टू मेक यू अ बेटर पर्सन, टू मेक यू अ स्मार्टर पर्सन एंड टू इंश्योर कि आपके 95 प्लस आए। और अगर आप 95 प्लस के अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हो, चेक आउट द प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। ऐप से भी आप ये ज्वाइन कर सकते हो, ऐप की भी आपको लिंक्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी फॉर बोथ एंड्रॉइड एंड iOS। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय डियर चैंपियंस। कमेंट्स में बताइए आपको एक लेक्चर कैसा लगा। स्पीच सीरीज के सारे लेक्चर्स देखो, एनिमेटेड वीडियोस देखो, प्रो मैक्स कोर्स ज्वाइन करो, मेरे साथ बने रहो और मेरी बातों को अगर आपको सही लगती हैं, एडवाइस सही लगती है एग्जाम से रिलेटेड, तो फॉलो करो। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे लिंक्स चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। कमेंट्स में बताना आपको क्या थॉट आ रही है ये पढ़ के, व्हाट आर योर थॉट्स। देखिए गाइस, लर्निंग का एक वे होता है इंटीग्रेटिंग योर लर्निंग इनटू योर हेड। उसको समराइज करो एंड टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ इट। सो टेक दिस एज एन एक्सरसाइज, कमेंट्स में ये सब बताओ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड एंड यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।